आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, माल्थस एवं रिकार्डो ने उत्पत्ति ह्रास नियम को कृषि के साथ जोड़ा तथा आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में इसे मुख्य आधार बनाया। मार्शल ने भी उत्पादन ह्रास नियम की व्याख्या कृषि के संदर्भ में ही की। मार्शल के अनुसार यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो तो सामान्यतः कृषि में प्रयुक्त श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि से कुल उत्पादन में अनुपात से कम वृद्धि होती है। मार्शल ने अपनी व्याख्या में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कृषि में सुधार न हो तो पूंजी और श्रम की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि से सीमांत उत्पत्ति क्रमशः गिरती जाती है। मार्शल ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा कि कृषि में उन्नति होने से पूंजी और श्रम की एक निश्चित मात्रा से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। इस तरह मार्शल के अनुसार एक निश्चित भूभाग पर ज्यों-ज्यों पूंजी और श्रम की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे सीमांत उत्पादन में क्रमशः कमी होती जाती है। एक निश्चित सीमा के बाद श्रम और पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयों के प्रयोग से सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है। अब हम इस मार्शल के नियम को परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नियम को सर्वव्यापी नियम बना दिया है। उनके अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि क्षेत्र में ही लागू नहीं होता, बल्कि उत्पत्ति के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति ह्रास नियम की व्यापक क्रियाशीलता पर जोर देते हुए इस नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के नाम से जाना है। इस नियम को अनुपातों का नियम, प्रतिफलों का नियम या सीमांत उत्पादकता का नियम आदि नामों से भी जाना जाता है। यह नियम हमें यह बताता है कि उत्पादन के साधनों के संयोग में अगर अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के बाद सीमांत उत्पत्ति क्रमशः घटती जाती है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार जैसे जैसे उत्पत्ति के साधनों के संयोग में किसी एक साधन का अनुपात बढ़ाया जाए तो एक बिंदु के पश्चात उस साधन की सीमांत और औसत उत्पादकता घटने लगती है। प्रोफेसर स्टिंगलिंग के मतानुसार यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की समान इकाइयां जोड़ी जाएं तो एक सीमा के पश्चात सीमांत उत्पत्ति में कमी हो जाएगी।
इसी प्रकार प्रोफेसर बोल्डिंग ने लिखा है कि यदि उत्पत्ति की अन्य इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक इकाई की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, उस परिवर्तनशील इकाई की सीमांत भौतिक उत्पादकता क्रमशः घटती जाती है। प्रोफेसर श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से ही वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जॉन रॉबिन्सन के अनुसार सीमांत उत्पत्ति के घटने के साथ ही नियम लागू माना जाता है, पर प्रोफेसर बेन के अनुसार सीमांत उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति दोनों में घटने के प्रारंभ होने पर यह नियम लागू होता है। फिर भी दोनों में मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि चाहे वह अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करें या एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करें, तो दोनों ही अवस्थाओं में ये नियम लागू होता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित है। ये नियम अल्पकाल में ही लागू होता है, क्योंकि हम अल्पकाल में ही कुछ साधनों को स्थिर रखकर उनके साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्राएं बढ़ाते हैं। इस नियम की कुछ मान्यताएं और सीमाएं भी है जो इस प्रकार से है। अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इन मान्यताओं और शर्तों के अंतर्गत ही लागू होता है। यह नियम भौतिक उत्पत्ति से संबंधित है, न कि उत्पादन के मूल्य से। इस नियम का संबंध उत्पादन की भौतिक मात्रा से है। उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों का ध्यान इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। एक साधन को स्थिर रखना, यह नियम तभी लागू होता है जब कम से कम एक साधन स्थिर हो और उनके साथ अन्य साधन परिवर्तनशील हो, या अन्य साधन स्थिर हो और कम से कम एक साधन परिवर्तनशील हो। अर्थात कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील हो, तभी यह नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार या परिवर्तन न हो। यदि उत्पादन की तकनीक में सुधार या परिवर्तन कर दिया जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू हो। साधनों की मात्रा में परिवर्तन एवं विभाजन संभव है। यह नियम यह मानकर चलता है कि उत्पत्ति में परिवर्तनशील साधनों का छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन संभव है और उनका दूसरे साधनों के साथ संयोग करना संभव है। अर्थात हम स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की छोटी छोटी इकाइयों को उत्पादन के लिए लगा सकते हैं। साधनों का पहले से ही सर्वोत्तम संयोग मानकर चला जाता है। अगर ऐसा न हो तो स्थिर साधनों के साथ अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि नियम क्रियाशील होना संभव हो जाता है। परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयाँ समान होनी चाहिए, तभी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है और ये नियम अल्पकाल से ही संबंधित है और अल्पकाल में ही ये नियम लागू होता है। आज हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के संबंध में
मार्शल की व्याख्या और आधुनिक अर्थशास्त्रियों की व्याख्या पढ़ी, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या की और इसकी मान्यताएं और शर्तों का भी अध्ययन किया।